बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज दिनांक 4 अगस्त 2020 को हम अपना व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। पूर्व में हमने कंपनी का अर्थ, विशेषताएं, कंपनी को बेनकाब करना, निजी कंपनी का अर्थ, विशेषताओं आदि को पढ़ चुके हैं। आज हम निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों एवं छूटों का विवेचन कर रहे हैं। निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी की तुलना में कुछ विशेषाधिकार भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में उपलब्ध हैं। इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे का कारण यह है कि निजी कंपनियां मुख्यतः लघु उद्योगों के रूप में कार्य करती हैं और लघु उद्योग अनेक समस्याओं से ग्रसित वैसे ही रहते हैं। कंपनी अधिनियम में कुछ प्रावधानों में छूट देकर निजी कंपनियों को राहत दी गई है। इस प्रश्न से हमारा एक प्रश्न और तैयार होता है जिसे हम निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर कहते हैं। अर्थात निजी कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों एवं छूटों का अध्ययन कर लेने से सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर भी स्पष्ट हो जाता है बहुत कुछ हद तक। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि जो बिंदु आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी प्रकार की निजी कंपनियों को प्राप्त विशेषाधिकार एवं छूटें हैं, चाहे वो स्वतंत्र निजी कंपनी हो, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी की सहायक निजी कंपनी हो। पहली छूट की बात करता हूँ, पहले विशेषाधिकार की बात करता हूँ कि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 चाहिए। एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़ दें क्योंकि उसमें तो एक ही व्यक्ति है। निजी कंपनी में 2 व्यक्तियों से कंपनी का समामेलन या पंजीयन होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 व्यक्तियों से निजी कंपनियों को छूट मिल गई, अर्थात 5 व्यक्ति कम होंगे तब भी निजी कंपनी को स्थापित किया जा सकता है। दूसरा बिंदु प्रविवरण की बात। निजी कंपनी को प्रविवरण जारी नहीं करना, क्योंकि निजी कंपनी को अपने लिए वित्त की व्यवस्था स्वयं के संसाधनों से करनी है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को अपने लिए वित्त की व्यवस्था जनता से करनी होती है। जनता का दरवाजा खटखटाना होता है, इसलिए उसे प्रविवरण जारी करना है, जबकि निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे बिंदु के रूप में न्यूनतम अभिदान की बात है। निजी कंपनी को न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को यह आवश्यक होता है। न्यूनतम अभिदान या तो वो राशि होती है जो कंपनी को प्रारंभिक स्थिति में संचालित करने के लिए आवश्यक होती है, या वह राशि होती है जो अलॉटमेंट के समय मिनिमम एप्लीकेशन प्राप्त करने की अनिवार्यता की बात करती है। अतः स्पष्ट है कि निजी कंपनियों को न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। चौथे बिंदु के रूप में स्वतंत्र संचालकों की बात है। निजी कंपनी में स्वतंत्र संचालकों की अनिवार्यता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में स्वतंत्र संचालकों की अनिवार्यता होती है। पांचवा बिंदु संचालकों की न्यूनतम संख्या। निजी कंपनी में न्यूनतम 2 संचालक होते हैं, क्योंकि जब सदस्य 2 हो सकते हैं न्यूनतम, तो संचालक भी 2 ही हो सकते हैं, दोनों ही संचालक हो सकते हैं। जबकि सार्वजनिक कंपनी में संचालक संख्या न्यूनतम 3 होती है, तो 1 से छूट मिल गई, 1 से विशेषाधिकार प्राप्त है। बारी से निवृत्त होने वाले संचालक। सार्वजनिक कंपनी में बारी से सेवानिवृत्त होने वाले संचालकों को स्पष्ट करना होता है, और कंपनी अधिनियम में यह प्रावधान स्पष्ट है कि 1/3 संचालक प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि निजी कंपनी में यह 1 वर्ष वाली शर्त नहीं है, अर्थात बारी से सेवानिवृत्त होना आवश्यक नहीं है। 7वें बिंदु के रूप में संचालकों की अयोग्यताओं की जहाँ तक बात है,
सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की अयोग्यताओं को लेकर भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, जबकि निजी कंपनी में संचालकों की अयोग्यताओं के संबंध में यदि पार्षद अंतर नियम में कोई प्रावधान कर लिया जाए तो उसके अनुसार फिर योग्यताएं निर्धारित होती हैं, जो बढ़ भी सकती हैं। 8वां बिंदु लघु अंशधारियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व की बात है। निजी कंपनी में लघु अंशधारियों के संचालक मंडल में न्यूनतम प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में एक सदस्य के संचालक होना आवश्यक है। संचालक पदों की संख्या, जिसका कि मैं पूर्व में भी उल्लेख कर चुका हूँ, पूर्व में भी बता चुका हूँ कि संचालक पदों की संख्या 1 हो सकती है 1000 व्यक्तियों पर, और 1000 से 5000 के बीच 5 संचालक हो सकते हैं, और इस तरह ये संख्या बढ़ती रहती है, जबकि निजी कंपनी में इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है। मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की जहाँ तक बात है, जिन कंपनियों की प्रदत्त अंश पूंजी यदि वह सार्वजनिक कंपनी है तो मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है, जबकि निजी कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि निजी कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए है तो उसे अपने यहाँ एक सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। अगला बिंदु प्रबंधकीय पारिश्रमिक की बात है, अर्थात मैनेजरियल रेम्युनरेशन। निजी कंपनियों में मिनिमम रेम्युनरेशन का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनियों में यह शुद्ध लाभों का अधिकतम 11% हो सकता है। अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता निजी कंपनियों द्वारा नहीं दी जा सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनियों द्वारा वित्तीय सहायता उन शर्तों के अनुसार दी जाती है। जहाँ तक कार्यवाहक संख्या का प्रश्न है, जब कभी भी कंपनी की सभा आयोजित होती है, निजी कंपनी में 2 व्यक्तियों से ही सभा का आयोजन हो सकता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कार्यवाहक संख्या 5 होती है अगर सदस्य संख्या 1000 है, और यदि 5000 तक है तो यह संख्या उस अनुपात में बढ़ती जाती है। वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन निजी कंपनी में यह अनिवार्यता नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनियों में वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। और अंतिम बिंदु सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होता है सार्वजनिक कंपनियों को, जबकि निजी कंपनियों को ऐसा करने की अनिवार्यता नहीं है। यही नहीं, इनके अतिरिक्त MCA ने 5 जून 2015 को अधिसूचना जारी कर निजी कंपनियों के कुछ विशेषाधिकार और भी प्रदान किए हैं, जिनको आप पुस्तक की सहायता से तैयार कर सकते हैं। आज के व्याख्यान में मैंने आपको निजी कंपनियों को प्राप्त विशेषाधिकारों और छूटों का विवेचन प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आप इसे समझेंगे और पुस्तक की सहायता से इसे विस्तृत रूप से तैयार करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।